नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर, इतिहास की एक ऐसी घटनाक्रम पर जिसके बारे में हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार साथी विजय मनोहर तिवारी ने सवाल उठाए हैं। विजय मनोहर तिवारी का परिचय पहले दे दूं। विजय मनोहर तिवारी पत्रकारिता के क्षेत्र में रहे हैं। 25 वर्षों तक वे पत्रकार रहे हैं। सक्रिय पत्रकारिता की है, प्रिंट और टीवी दोनों में उन्होंने काम किया है। 7 किताबें उनकी छप चुकी है। 5 साल में लगातार 8 बार वे भारत की यात्रा करने वाले ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने भारत को एक अलग नजरिए से देखा है। उनकी 8वीं पुस्तक भी प्रकाशनाधीन है और वह पुस्तक भी शीघ्र ही आने वाली है। विजय मनोहर तिवारी की किताब भारत की खोज में मेरे 5 साल एक ऐसी चर्चित किताब रही है जिसने अनेक पुरस्कार और सम्मान जीते हैं। विजय जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद प्रकाश जी। सबसे पहला सवाल तो आपसे यह है विजय जी कि आखिर आपने जाने माने इतिहासकार रोमिला थापर और इरफान हबीब जैसे लोगों के ऊपर सवाल क्यों उठाया? क्या आपको आपत्ति है उनके इतिहास लेखन से? क्या आपको लगा कि उनके इतिहास लेखन में क्या गड़बड़ है? प्रकाश जी, मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं इरफान हबीब साहब और रोमिला थापर जैसी महान हस्तियों पर, जिन्होंने भारत के इतिहास की रचना की है, भारत के इतिहास को आज़ादी के बाद लिखने का जिन्हें एक बड़ा अवसर मिला है, मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं उन पर सवाल कर सकूं। लेकिन पिछले 30 सालों में मैं भी इतिहास पढ़ता रहा हूं, तो मेरा अधिकार है कि मैं अपने गुरुजनों से प्रश्न करूं। तो मैंने उनसे प्रश्न किए हैं, उन पर प्रश्न नहीं किए हैं। इतना साहस मैं नहीं कर सकता हूं, ये दुस्साहस कर नहीं सकता हूं मैं। तो ये 2 सवाल जो आपने पूछे, दोनों लोगों से जो सवाल पूछे, वो सवाल क्या है? क्या सवाल आपको लगे? देखिए, हम ये देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से भारत के इतिहास को लेकर समाज में एक चिंतन प्रक्रिया निरंतर रही है और ये बात बहुत सर्वविदित है। सब लोग अब इस बात को जानते हैं कि भारत के इतिहास की लेखन की जो प्रक्रिया है, खासतौर से मध्यकाल से मेरा आशय है 11वीं 12वीं सदी के बाद से अंग्रेजों के आने तक के जो 600-700 सालों का पीरियड है, ये मध्यकाल है। और इस दौरान जो इतिहास घटा है भारत में और जो पढ़ा गया है, जो पढ़ाया गया है, जो लिखा गया है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। टेक्नोलॉजी ने पिछले 8-10 सालों में ये हम सबकी बड़ी मदद की है कि हम बहुत सारे तथ्यों के बारे में जो पहले नहीं जानते थे, अब जान सकते हैं। बहुत सारे नए सबूतों के बारे में हम पहुंच अपनी बना सकते हैं। बहुत सारे दस्तावेजों के बारे में जिनके हमने नाम भी नहीं सुने थे, वो आज हमारे सामने उपलब्ध हैं। आप दुनिया की किसी भी लाइब्रेरी में जाकर, उसके इंटरनेट पर, उनके आर्काइव में जाकर उनके किसी भी भाषा में अनुवाद तक पहुंच अपनी बना सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी की इस मदद की वजह से कई ऐसे तथ्य मध्यकाल के इतिहास के दौरान हमारे संज्ञान में आए हैं, पूरे समाज के संज्ञान में आए हैं और उन पर ये निरंतर सवाल उठे हैं कि वो बहुत ही एक पक्षीय और महिमा मंडित करने वाला इस तरह से लिखा गया है। उन पर सवाल पिछले कई सालों से उठते रहे हैं। मैंने ये पत्र लिखकर रोमिला थापर और इरफान हबीब साहब को कोई नया काम नहीं किया है, मैंने उसमें कोई नई बात भी नहीं की है और मेरी उम्मीद के परे है कि मैंने ये जो चिट्ठी उनको लिखी वो इतनी देश में प्रसारित हो जाएगी और उस पर लोग इतने कमेंट करेंगे, उस पर इतनी प्रतिक्रियाएं मिलेंगी, ये मेरी उम्मीद के परे है। मैंने कोई नई बात नहीं कही है, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि ये जो मध्यकाल का इतिहास है भारत का जो असली भोगा हुआ सच है, वो आजाद भारत की इतिहास की किताबों में कुछ और ही हमने पढ़ा है। मैं 30 साल पहले जब मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म की थी, उसके पहले से मैंने इतिहास की किताबों में मेरी दिलचस्पी रही, तो मैं पढ़ता रहा हूं। और मैंने जो इनको पढ़ा, जब मैंने इरफान हबीब साहब को पढ़ा, मैंने हरवंश मुखिया को पढ़ा और तमाम जो सरकारी कॉलेजेस में हिस्ट्री की जो किताबें चलती हैं, वो सब मैंने समय समय पे लगातार पढ़ी हैं। तो उसको पढ़ते हुए मैंने सच में इन लोगों को बहुत एक महापुरुष की तरह ही स्मरण किया कि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें आजाद भारत में इतिहास लेखन जैसी बड़ी जिम्मेदारी मिली और ये वो जिम्मेदारी थी जिसको पढ़कर भारत की आने वाली पीढ़ियां तैयार होने वाली थी, वो अपने अतीत के बारे में जानने वाली थी और मैं भी जान ही रहा था, वो मैंने पढ़ा।
लेकिन इसको पढ़ते पढ़ते मैं कुछ रियल टाइम हिस्ट्री जो डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं समकालीन लेखकों के, मैं उसमें गया। ये दिलचस्पी मुझे वहां तक लेकर गई, तो मैंने इन लोगों की लिखी हुई जो किताबें हैं वो मैंने अपनी अलमारी में सजाई हैं, और मैं जो रियल टाइम डॉक्यूमेंट जो हैं, जो समकालीन इतिहासकारों ने ही लिखे हैं, वो कोई दूसरे अंग्रेजों ने नहीं लिखे हैं, वो कि फूट डालने के लिए, वो राज करने के लिए इस तरह के डॉक्यूमेंट लिखकर गए हों। तो जो 12वीं सदी में, जो 13वीं सदी में, जो 14वीं सदी में, 15वीं, 16वीं और 17वीं सदी तक जिन समकालीन लेखकों ने अपने आंखों का देखा हुआ विवरण, उसको अगर मीडिया की भाषा में मैं कहूं तो लाइव रिपोर्ट्स, ग्राउंड रिपोर्ट जो लिखी हैं, जब मैंने वो पढ़ना 2011 के आसपास मैंने शुरू किया, तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। और मैंने जो उसके पहले इन लोगों का लिखा हुआ जो पढ़ा था, जो इतिहास की किताबों में, एनसीईआरटी की किताबों में प्रचलित था, तो मैं आपको क्या बताऊं प्रकाश जी, मैं ये समझ नहीं पाया कि ये इतना अंतर कैसे हो सकता है। आप जब कोर्स में किसी किताब में किसी सब्जेक्ट को डिजाइन करते हैं तो उसका कोई फॉर्मेट हो सकता है कि आपको उस प्रक्रिया में लिखना पड़े, लेकिन असली कहानी ये चल रही है और दर्ज ये हुआ है, तो जमीन आसमान के फर्क मुझे पूरी विवरण में, पूरे 12वीं 13वीं सदी से लेकर और 16वीं 17वीं सदी तक पूरी डिटेल्स में नजर आए हैं। और जब मैंने ये सब देखा, और ये सारा बहस में तो चलता ही रहा है, तो मेरा मन हुआ कि ये हमारे समय के काफी वयोवृद्ध हैं, दोनों इतिहासकार हैं, इनको मैं संबोधित करूं और इनसे अपने मन की बेचैनी और ये जो प्रश्न है मैं इनसे करूं कि क्या ये मिलावट किसी जानबूझकर की गई, या क्या ऐसी मजबूरी थी कि आपने जो असल घटा हुआ है, जो भोगा हुआ है भारत का, वो लिखा हुआ है उन लोगों ने, और आप ये मुगले आजम का सेट लगाकर बैठे हैं इतिहास की किताबों में। इस पूरे मुगले आजम की फिल्म के सेट की तरह इन्होंने हिस्ट्री की किताबें लिखी हैं। तो मुझे एक नागरिक के नाते, मुझे इतिहास के एक जिज्ञासु के नाते क्यों प्रश्न नहीं करना चाहिए? क्यों लोग इस पर आपत्ति करते हैं कि आप इस विषय पे बात नहीं कर सकते हैं? क्या भारत के मध्यकाल के इतिहास का लेखन कोई ऐसी अंतिम किताब की तरह है कि जिस पर कोई प्रश्न नहीं कर सकता? अगर वो प्रश्न करेगा तो वाजिबुल कत्ल है, वो कोई ऐसा गुनाह है क्या सवाल करना? मैंने सिर्फ सवाल किया है कि मैं आपको 30 सालों से पढ़ता हूं, आपके विवरण ये कहते हैं। अब जो पहले लिखे हैं और जो हमारे बीच में नहीं है जो इतिहासकार, उनसे तो मैं प्रश्न नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरे समय में ये महान पुरुष अगर मौजूद हैं, ये महान हस्तियां मौजूद हैं जिन्होंने इतिहास पर कोई बात की है, वो भले ही रोमिला थापर जिन्होंने प्राचीन इतिहास पर जबरदस्त काम किया है, इरफान हबीब साहब जिन्होंने गजब का काम किया है, मुझे इनसे प्रश्न करने का अधिकार है, और भारत के हर नागरिक को इनसे प्रश्न करने का अधिकार है, क्योंकि इनका लिखा हुआ या इन जैसे इतिहासकारों का लिखा हुआ पढ़कर 4 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं पिछले 75 सालों में। तो आपने ये चिट्ठियां लिखी, क्या आपने चिट्ठियां उन्हें भेजी या सीधे सोशल मीडिया में डाल दी? इन चिट्ठियों को आपने उन्हें लिखा, उनको भेजा, उनको चिट्ठियों को? मैंने, ये 6 पेज की चिट्ठी है जो मैंने अपने लेटर हेड पर लिखी है, और अलीगढ़ में इरफान हबीब साहब के घर के पते पर, रोमिला थापर के दिल्ली के पते पर इसको मैंने स्पीड पोस्ट से भेजा है। और जब ये उन तक पहुंच गई है, उसके बाद मैंने अपने कुछ मित्रों को ये शेयर की, मैंने दिल्ली के मेरे कुछ पत्रकार मित्रों को इसकी सॉफ्ट कॉपी शेयर की, और उन्होंने उसका कहीं उपयोग किया। जब वो फैली और जब वो प्रसारित हुई और कई सारे ग्रुप्स में गई, तो चूंकि वो 3000 से ज्यादा शब्दों की एक लंबी कॉपी है, इतना लंबा कोई मोबाइल पे पढ़ना आसान नहीं है, तो बहुत सारे मित्रों की, बहुत सारे पाठकों की ये मांग आई कि ये अगर वास्तविक रूप में लिखी गई है और केवल एक फेसबुक पोस्ट नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है, तो उसकी कोई कॉपी, हार्ड कॉपी हो तो वो आनी चाहिए। तो मैंने उसकी, मेरे पास एक पीडीएफ थी, तो वो मैंने भेजी लोगों को कि भाई देखिए, ये मैंने उनसे प्रश्न किए हैं, मैंने उनसे बहुत आदर के साथ प्रश्न किए हैं, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है, मैं ये दुस्साहस नहीं कर सकता हूं, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं। वो इतिहास के बहुत बड़े दानिशमंद हैं, बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, बहुत लोगों ने उनके अंडर में पीएचडी की हैं, उनके रिसर्च पेपर्स हैं, और हम सब जानते हैं कि उनका कितना ग्रेट वर्क है, वो कितने प्रतिभाशाली हैं। सवाल ये है कि जो प्रतिभा है उसका आप उपयोग क्या कर रहे हैं? तो मुझे प्रश्न करने का तो अधिकार है, उस अधिकार से वंचित करने का अधिकार किसी का नहीं है। क्या सवाल आपके हैं? एक बार हमारे दर्शकों को दोहरा दें, आपके क्या सवाल हैं, और हमारे दर्शक भी कुछ सवाल पूछ रहे हैं जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आपके क्या मैंने सवाल? उसमें अपनी जिज्ञासाएं रखी हैं प्रकाश जी। मैंने उन्हें ये कहा है, जो मैंने अभी आपके पहले प्रश्न के उत्तर में कहा,
कि आपकी किताबों को पढ़ते हुए, आपकी मतलब आपकी लिखी हुई नहीं, लेकिन आप जैसे दानिशमंद इतिहासकारों ने स्वतंत्र भारत में जो इतिहास का लेखन किया है, उनकी किताबों को पढ़ते हुए मध्यकाल की बात मैं करता हूं। मेरा जो फोकस है वो मध्यकाल पर है, 13वीं 12वीं सदी से लेके और ब्रिटिशर्स के आने के ठीक पहले की जो 600-700 सालों का जो इतिहास है, मेरा ध्यान उस पर है। मैं ध्यान आकर्षण उस पर चाहता हूं सभी का। उसको लेकर जो मेरी जो धारणा है, जो मेरे जिज्ञासाएं हैं, उस पर जो पढ़ने के बाद और जो समकालीन इतिहासकारों के विवरण जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने 1955 में जिनका फारसी से हिंदी में अनुवाद कराया, वो उसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आर्काइव में रखे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। वो इरफान हबीब साहब उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। मैंने उनमें 27 समकालीन लेखकों की सूची दी है उनको, कि ये इनके लिखे हुए विवरण आपसे नजरअंदाज हो गए होंगे, आपकी आंखों से ना गुजरे होंगे, ऐसा कोई मान नहीं सकता है। तो महाशय, इनमें क्या लिखा हुआ है और जो हम इतिहास की किताबें पढ़ रहे हैं उनमें ये क्या लिखा हुआ है, कितना जमीन आसमान का फर्क है, इसके बारे में मैंने जिज्ञासाएं की हैं। तो मैंने, चूंकि मैं आपने जैसा कहा कि मैं लंबे अरसे तक अखबारी जीवन में रहा हूं, टीवी में रहा हूं, तो मैंने उनको एक रूपक दिया है कि जैसे शोले फिल्म है, हिंदी सिनेमा की सुपरहिट फिल्म है जो हम सब ने कई बार देखी होगी। भारत का मध्यकाल का इतिहास एक ऐसी शोले की तरह है जिसमें गब्बर सिंह, साभा और कालिया मिलकर रामगढ़ के विकास की योजनाएं बना रहे हैं। क्या ऐसा है? उसमें वीरू जो है वो वसंती की घोड़ी धन्नो को कहीं गली में कोने में बैठा हुआ घास खिला रहा है। उसमें जो जय है वो अपने माउथ आर्गन को पीछे की पॉकेट में खोस कर मौलाना साहब की नमाज का वक्त हो गया है, अजान हो रही है, तो वो मस्जिद पे पहुंचा रहा है इनके लिखे हुए इतिहास में। और माउथ आर्गन उसने इसलिए जेब में रखा हुआ है कि अजान का समय है, बजाना गुनाह है, कुफ्र हो जाएगा। ऐसा इतिहास लिखा हुआ है उन्होंने ऐसा इतिहास लिखा हुआ है जिसमें जो गब्बर सिंह है वो बसंती को राखी भेज रहा है, राखी बांधने के लिए राखी आ रही है उसके पास में, और गब्बर सिंह रामगढ़ की आटा चक्की को खुश होकर अपनी बहन के नाम कर रहा है। और मौसी जो है वो सरकारी नौकर जेलर के कुंडली मिला रही है इनकी लिखी हुई शोले में। ऐसी शोले बनी है ये पूरा मध्यकाल का इतिहास। तो मेरे प्रश्न हैं, मैंने उसमें उठाए हैं उनसे कि अगर ये मिलावट नहीं है और आप ये कहते हैं कि आपका लिखा हुआ ही सच है, आपका लिखा हुआ, मैं फिर दोहराऊंगा, स्वतंत्र भारत के इतिहासकारों का अगर लिखा हुआ ही सच है, तो कहिए कि ये जो सवाल उठ रहे हैं समाज में मध्यकाल के इतिहास को लेकर, जो भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं लोग, हो सकता है मेरी भ्रांति हो। मैं कहां ये कह रहा हूं कि मैंने कोई अंतिम निर्णय दे दिया है, अब मेरे बाद कोई निर्णय देने आने वाला नहीं है, ऐसा मैं कहां कह रहा हूं। लेकिन अगर मेरी कोई जिज्ञासा है तो उस पर आप कुछ कहिए। आपको सामने आना चाहिए कि मध्यकाल का जो इतिहास हमारे इतिहासकारों ने, हमारे प्रज्ञावान महापुरुष इतिहासकारों ने जो लिखा है वही सच है, और जो समकालीन इतिहास में जो लिखा हुआ है वो झूठ है, उस पर मत जाइए। ये कोई मिलावट नहीं है, मुगले आजम का सेट नहीं है ये इतिहास, ये बिल्कुल वास्तविक है। और इसी रूप में ये महान मुगल इस देश के असल राष्ट्र निर्माता थे, कहिए क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन प्रकाश जी, मैं अपने सारे मित्रों को, इस शो को देख रहे सारे दर्शकों को, आपसे और आपके सारे चैनल के जितने दर्शक हैं, आपका बड़ा फॉलोइंग है, मैं उन सबसे ये निवेदन करूंगा कि ना तो आप मेरे पत्र पे जाइए, ना उस पे कोई आप सवाल करिए, लेकिन उस पत्र पर मत अटकिए। जिन 27 समकालीन लेखकों के मैंने नाम लिखे हैं उस चिट्ठी में, इस निवेदन के साथ इरफान हबीब को कि अगर इन नामों में कुछ कम हो तो जोड़िएगा, गलत हो तो दुरुस्त करिएगा। 27 उनके विवरण आप स्वयं पढ़िए, आप सब लोग स्वयं पढ़िए, मैं ये आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप पढ़ेंगे और उसके बाद ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो कुछ भी पढ़ते रहे हैं हम सब, उसको मिलाइए। आप करिए ना ये काम। मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा हूं कि ये मंगल ग्रह पे मैं देख के आ गया हूं, अब कोई जाने वाला नहीं है, और मैं कोई एक तरफा दावे कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये सब ओपन पब्लिक उसमें है, ये डोमेन में। आप पढ़िए उन सब किताबों को, बहुत मोटे मोटे 9 वॉल्यूम में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आर्काइव में वो 1955 में अनुवाद कराए गए पहली बार। अब तो कोई समस्या नहीं है कि मुझे
फारसी नहीं आती तो मैं जियाउद्दीन बर्नी को कैसे पढ़ूं, या मैं इब्ने बतूता को कैसे पढ़ूं, मुझे तो अरबी नहीं आती। अब ये सारी समस्याएं नहीं हैं, आप पढ़ सकते हैं। आप जिस भाषा को भी जानते हैं उस भाषा में ये उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं। ये फारसी में जानना चाहे तो पढ़ सकते हैं, आप अंग्रेजी जानते हैं तो पढ़ सकते हैं, और आप अगर हिंदी में सहज हैं पढ़ सकते हैं, सब उपलब्ध है ये। आप कोई भी मेरे पत्र पर अटकने की बजाय बहुत अच्छा होगा, और ये विमर्श आगे जाना चाहिए कि आप उन असली टेक्स्ट में जाएं, समकालीन दस्तावेजों में जाएं, उन लाइव रिपोर्ट्स को अपनी आंखों के सामने महसूस करें, देखें। और इतिहास कोई ऐसा विषय नहीं है प्रकाश जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो ठहरा हुआ है, ठहरा हुआ विषय नहीं है कि एक बार कोई किताब लिख दी गई है तो वही अंतिम सत्य है, अब उसमें कोई कुछ नहीं जोड़ सकता, कोई विचार विमर्श भी नहीं हो सकता, उसमें कोई प्रश्न नहीं कर सकता। इतिहास एक निरंतर बहता हुआ विषय है। कल पुरातात्विक खुदाइयों में कोई नए सबूत सामने आएंगे, अध्ययन में, रिसर्च में कोई नए तथ्य सामने आएंगे, तो आपको अगले सत्र में वो जोड़ने पड़ेंगे, ताकि अगले सत्र से जो बच्चे पढ़कर निकले वो बिल्कुल वेल इन्फॉर्म्ड हो और अपडेट इंफॉर्मेशन उनके पास में हो। वो सन 50 का लिखा हुआ जो आपने लिख दिया है वही अंतिम सत्य नहीं है। निरंतर नई नई सूचनाएं, नए नए तथ्य, नई नई खोजों में हर दिन नया सच अपने आप को उद्घाटित कर रहा है। हमें बिल्कुल खुले मन से, बिल्कुल सच्ची नियत से इसको स्वीकार करना चाहिए। और अगर कोई ऐसी गलतियां हुई हैं, कोई लिखने में कोई एक पक्षीय झुकाव हुए हैं, तो क्या समस्या है, वो तो नजर आ रहे हैं, आप ना भी स्वीकार करें तो वो सामने हैं। विजय जी, बहुत सारे हमारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, उन सवालों को हम बाद में लेंगे। पहले मैं आपके उस पत्र का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ के सुना देना चाहता हूं। विजय जी, आपने जो पत्र लिखा है उसमें आपने लिखा है कि मैंने समकालीन इतिहास के मूल स्रोतों तक अपनी सीधी पहुंच बनाई। यह काम उसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जरिए हुआ जहां आप इतिहास के एक प्रतिष्ठित आचार्य रहे। मैंने आजादी के बाद की लिखी हुई इतिहास की किताबों को अपनी लाइब्रेरी की एक अलमारी में रखा और सीधे मुखातिब हुआ मध्यकाल के मूल लेखकों से। ये आप कह रहे हैं कि आप मध्यकाल के मूल लेखकों से जुड़े। उनमें से कुछ के नाम आपने लिखे हैं: फखरे मुदब्बिर, मिनहाजुद्दीन, सिराजुद्दीन जुजवानी, जियाउद्दीन बर्नी, सदरे नियाजी, अमीर खुसरो, एसामी, इब्न बतूता, निजामुद्दीन अहमद, फिरिश्ता, मोहम्मद बिहायत खानी, शेख रिजकुल्लाह मुश्ताकी, अल हाजुद बीर, सिकंदर बिन मंजू, मीर मोहम्मद मासूम, गुलाम हुसैन, अहमद यादगार, मोहम्मद कबीर, याहिया, खुंद मीर, मिर्जा हैदर, मीर अलाउद्दौला, गुलबदन बेगम, जोहर आफ्ताबजी, बायजीद ब्यात, शेख अबुल फजल, बाबर, जहांगीर वगैरह वगैरह। जाहिर है इनके अलावा और भी कई नाम थे और भी कई हैं जिन्होंने बहादुर शाह जफर तक की आंखों देखी लिखी। ये बातें आपने लिखी है। आपने हमारे दर्शक सवाल कर रहे हैं कि आपने जो पत्र लिखा, क्या उन पत्रों का कोई जवाब आया? मुझे प्रतीक्षा है, और अगर कोई जवाब आता है तो मेरा यह सौभाग्य होगा कि वो कोई उत्तर मेरे पत्र को उत्तर देने योग्य समझते हैं। मुझे उनके पत्र का इंतजार है, अगर वो देते हैं तो। आपने रूपक शैली बड़ी दिलचस्प तरीके से बताई कि शोले फिल्म की कहानी को बता दिया, इतिहास को आपने शोले फिल्म की कहानी से जोड़ दिया, और मुगले आजम का सीन आपने क्रिएट करके बताया। ये भी कहा आपने 8 बार भारत की यात्रा की, तो उन यात्राओं में क्या देखा आपने? हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब मैं बिहार गया, बिहार में करीब 6-7 दफा मेरा बिहार जाना हुआ है, तो जब इन इतिहास की किताबों को मैं 30-35 साल से लगातार पढ़ता रहा हूं, और मेरा विषय तो गणित रहा है, मैं गणित में एमएससी हूं, मैंने कॉलेज में टीचिंग की है, 1 साल पढ़ाने के बाद मैंने वो काम छोड़ा। लेकिन इतिहास ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, इतिहास किसी का पीछा नहीं छोड़ता, इतिहास हमारे पीछे लगा रहता है, बिल्कुल वो कभी पीछा नहीं छोड़ता हमारा। मेरा भी पीछा नहीं छोड़ा, और मैंने भी इतिहास का पीछा नहीं छोड़ा। मैंने कक्षा 1 से लेकर, गांव के अपने स्कूल की कक्षा 1 से लेकर मैंने एमएससी फाइनल की अपनी अंतिम कक्षा तक जितनी पुस्तकें नहीं पढ़ी होंगी, मैं बहुत
विनम्रता से ये कहना चाहूंगा कि उतनी मैंने इतिहास की किताबें पढ़ी हैं, लगातार पढ़ रहा हूं, मैं लगातार पढ़ रहा हूं। और उनको पढ़ते हुए जब मुझे भारत की यात्राओं का एक अवसर आया, तो जब मैं बिहार गया तो मैंने अपना वो जो मेरी पत्रकारीय भूमिका थी उस काम को पूरा करने के बाद मैं नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों पर गया, मैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडहरों पर गया, क्योंकि मैंने एक बख्तियार खिलजी का नाम मैंने इतिहास में पढ़ा हुआ था। तो मैं उन जगहों को जाकर देखना चाहता था जहां इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, जहां 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे और 3,000 आचार्य जहां पढ़ाते थे, जो 500-600 सालों से जो विद्यालय रन हो रहे थे, विश्वविद्यालय नालंदा का। और 1195-97 में एक जाहिल लुटेरा अपने चंद घुड़सवारों के साथ में वहां आता है और वो उसको लिखता है कि बिहार के किले के सामने पहुंचा। मिनहाज सिराज ये लिखता है बख्तियार खिलजी का विवरण कि वो बिहार के किले पर पहुंचा और उसने आग लगा दी, उसको नष्ट कर दिया पूरा। अब आप बताइए कि 500 साल से चल रहे इस विश्वविद्यालय के इतने विशाल परिसर को, आवासीय परिसर को, जहां 10,000 विद्यार्थी रह रहे हैं, वो उसको कोई किला समझ रहा है, वो विश्वविद्यालय नहीं समझ रहा है, और उसने आग लगाकर इसको नष्ट कर दिया। मिनहाजुद्दीन सिराज वो व्यक्ति है जिसने बख्तियार खिलजी के साथ के 2 लोगों के इंटरव्यू लिए हैं। उन्होंने आंखों देखा हाल मिनहाज सिराज को 40 साल बाद बंगाल में सुनाया है, जो उसने अपने डॉक्यूमेंट पे लिखा है। अब जब मैंने नालंदा के खंडहरों पे जाता हूं मैं, तो मैं उस जलती हुई इमारतों को मैं महसूस करता हूं। जैसा मैंने कहा कि इतिहास कोई डेड सब्जेक्ट नहीं है, कोई मुर्दा जानकारियों का कब्रिस्तान नहीं है, वह हमारी जिंदा कहानियां हैं जिनमें नालंदा विश्वविद्यालय धू धू करके जल रहा है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जब मैं जाता हूं, रणथंभौर में जब मैं देखता हूं, तो मुझे वहां जौहर का धुआं आसमान में दिखता है, मुझे मेरी आंखों में चुभता है वो। और जब मैं विजयनगर जाता हूं, बेल्लारी, दूर दक्षिण में कर्नाटक के बेल्लारी जिले में हम्पी के खंडहरों पर जब मैं जाता हूं, तो 1565 की तालीकोट की लड़ाई, जिसमें 5 बहमनी बहेलियों ने मिलकर भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य को जलाकर राख किया, तो ये शिकारी मुझे वहां भेड़ियों की तरह चारों तरफ नजर आते हैं विजयनगर में। ये मैंने अपनी यात्राओं में देखा। और जब मैं प्रतापगढ़ के किले पर महाराष्ट्र में जाता हूं, तो मैं वहां शिवाजी महाराज का शौर्य देखता हूं, जिन्होंने अफजल खान को निपटाया वहां पर। तो ये कहानियां हाशिए पर पड़ी हुई हैं। शिवाजी जो है वो इनके लिखे हुए इतिहास में एक पहाड़ी चूहे हैं। कोई बर्दाश्त करेगा ये बातें? तो मैं प्रतापगढ़ में जाता हूं तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ता है। ये हीमोग्लोबिन क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए लोगों का, बच्चों का, हमारे स्कूल में? उन्हें शिवाजी महाराज के बारे में क्या पता है? बिहार में आप जाइए, आप उत्तर प्रदेश में जाइए, आप बहराइच जाइए, सोहेल देव के बारे में कितने लोग जानते हैं, जिसने 11वीं सदी में महमूद गजनवी के सगे भांजे को आमने सामने की जंग में मारा था। हमारा इतिहास पराजय का इतिहास नहीं है। तो मैं जब ग्राउंड पे गया तो जो मैं टेक्स्ट में पढ़ रहा था और उसमें जहां जहां जिन जिन शहरों के विवरण मैंने पढ़े, जैसे दक्षिण में विजयनगर का विवरण, जैसे उत्तर में नालंदा और विक्रमशिला का विवरण, तो मैं वहां एक एक दिन 2-2 दिन तक भटका हूं वहां गाइड के साथ में। मैं गाइड के साथ में कि मुझे एक एक चीज दिखाओ, कहां क्या हुआ था ये मुझे बताओ। तो मैं वहां गया हूं, वो मैंने ग्राउंड पे चीजें महसूस की हैं और ये टेक्स्ट में पढ़ता रहा हूं। और उसी दौरान ये सारा समकालीन जिन लोगों के नाम आपने मेरे पत्र से पढ़कर सुनाए हैं, इन 27 लेखकों के डॉक्यूमेंट भी उसी समय में पढ़ रहा था। मैंने एक बार नहीं, 3 बार उनकी तिलावत की है मैंने, 3 बार उनकी तिलावत की है मैंने। तो अब मैं कोई शून्य में नहीं खड़ा हूं, मैं सुनी सुनाई बातों में नहीं जा रहा हूं। मैंने किसी के भाषण नहीं सुने हैं, मैंने किसी के लेक्चर नहीं सुने हैं। अगर मैंने केवल इतिहास के प्रोफेसरों के लेक्चर कॉलेज में के क्लासरूम में सुने होते तो मैं भी वहीं ठहरा हुआ खड़ा होता और मैं मध्यकाल के सल्तनत काल और मुगल काल की बातें कर रहा होता आपसे। इतिहास को फिर से लिखने की जो कोशिश की जा रही है, जो बातें की जा रही है, इतिहास को फिर से लिखने की जो बातें की जा रही हैं, इन बातों में कितना दम है? क्या इतिहास को फिर से लिखा जाना चाहिए विजय जी? ये काम 1947 की 15 अगस्त की सुबह पहली प्राथमिकता के साथ में शुरू होना चाहिए था। हम 75वें साल में जा रहे हैं आजादी के, इसमें पूरा इतना ही विलंब है।
75 साल का विलंब है इसमें। और जब इतिहास के पुनर्लेखन की बात होती है तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि मेरा जो फोकस है वो मध्यकाल के इतिहास पर है। और मध्यकाल का इतिहास का मतलब है दिल्ली पर तुर्कों के कब्जे के बाद से लेकर अंग्रेजों के आगमन तक। ये जो 600-700 सालों की इतिहास को जिस तरह से ग्लोरीफाई किया गया है, जिस तरह से उसका महिमा गान किया गया है, वो कोई भूल नहीं है, वो मनमानी नहीं है, वो मिलावट नहीं है, वो बहुत बड़ा क्राइम है। भारत की पीढ़ियों के साथ में बहुत बड़ा अपराध है जो घटित हुआ है। तो उसका पुनर्लेखन तो होना ही चाहिए और उसमें जो सच है वो लिखा जाना चाहिए। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं कि भारत के मध्यकाल में सल्तनत काल और मुगल काल जैसे कोई कालखंड है ही नहीं, है नहीं। कोई सल्तनत काल नहीं है, कोई मुगल काल नहीं है। ये पूरे 600-700 सालों का जो हिस्ट्री है, ये लुटेरों की, हमलावरों की, आक्रांताओं की, अपराधियों की हिस्ट्री है। ये क्राइम रिकॉर्ड है भारत का। इसको एक ही किताब में आना चाहिए था, एक ही किताब में आना चाहिए था। और उसमें जैसे आप लिंक देते हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक देते हैं कि अगर किसी को विस्तृत जानकारी चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में इस लिंक में जाए। ऐसा एक ही किताब में इन पूरे 600-700 सालों में जो कब्जे हुए हैं, ये कब्जेदार थे, ये सुल्तान और बादशाह के मुकुट तो हमने पहना दिए इनको। हमने इनको सुल्तान और बादशाह के मुकुट पहना के इनकी कोर्निश की है 3 बार झुककर कमर तक, और इनकी कदम बोसी की है हमारे इतिहासकारों ने, जिनको इनके बारे इनको महिमा मंडित किया है। ठीक है, तो इनको जो ताज पहनाए गए हैं सुल्तानों के, बादशाहों के, ये हमने पहनाए हैं। ये तो लुटेरे थे। साफ तौर पर आप जब उन 27 लेखकों के ब्यौरों में जाएंगे और पूरा ध्यान से उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि किसी माफिया की कोई स्टोरी चल रही है। कोई अपराधियों के गिरोह में कोई लेखक जाके बैठा हुआ है और वो लिख रहा है ये लूट का कितना माल दिल्ली में ले आए हैं दक्षिण से, जिसकी नुमाइश चल रही है। लूट का माल, लूटी हुई औरतों और बच्चों के गुलामों के बाजार दिल्ली में 10 और 20 तनके में। उन गुलामों की रेट लिस्ट जियाउद्दीन बर्नी ने अपने डॉक्यूमेंट में लिखी है कि किस दाम पे ये लड़कियां बिकती हैं। और हजारों हजार लड़कियां सालों साल तक उन गुलामों के बाजारों में दिल्ली में बिकती रहीं, बंगाल में बिकती रहीं। अब मैं जब ये जो पूरा डेमोग्राफी है ये भारतीय उपमहाद्वीप की, जिसमें पाकिस्तान, भारत आज का बचा खुचा और बांग्लादेश, इसमें जो पूरी डेमोग्राफी है, ये जो आबादी का विस्तार है, जब मैं इसको देखता हूं प्रकाश जी, तो मैं गुलामों के बाजार में बिकी हुई उन हजारों लड़कियों को जो सालों साल तक बिकती रहीं, तो उनके बच्चे हुए होंगे ना, उनके बच्चों के बच्चे भी हुए होंगे। तो आज उनकी पहचान मैं कहां जाके करूं कि उनके बच्चे कहां हैं? तो मैं ये सारे जिलानी, गिलानी, आजम, आजमी, इरफान, इमरान, ये माहरुख और शाहरुख, ये सलीम और जावेद, ये सब मुझे उनके चेहरे नजर आते हैं उन बच्चों के। ऐसा दर्दनाक इतिहास है ये, आप सो नहीं पाएंगे। ये इस कार्यक्रम को जो मित्र देख रहे हैं, मैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि आप उन असली ब्यौरों को पढ़िए, उसके बाद मेरे पत्र पर या मध्यकाल के इतिहास पर या सल्तनत काल और मुगल काल की तथा कथित अवधारणाओं पर, इन नकली सुल्तानों और बादशाहों को जो वास्तविक रूप में भारत के घृणित अपराधी थे, ये घृणित अपराधी थे। आजादी के बाद इनकी सजाएं तय होनी थी, इनकी सजाएं तय होनी थी। इनके हमें अपने जो हजारों हजार लोग मारे गए। आपको पता है कि चित्तौड़ में कितने जौहर हुए हैं, हर चित्तौड़ में कितने कत्ल हुए हैं। आप प्रकाश जी मध्य प्रदेश में बैठे हैं, आप मांडू के पास में बैठे हैं। मांडू में आप मांडू के इतिहास को इंदौर के इतिहासकारों से पूछिए जरा, जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, तमाम विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में आप आज ही संपर्क करिए और उनसे पूछिए कि मांडू के कोई बड़े कत्लेआम के बारे में बताएं। 18,000 24 घंटे के अंदर कत्ल हुए हैं मांडू शहर में, और इतिहास के विवरणों में दर्ज है। क्या मालवा के इतिहास में आपने कभी पढ़ा है ये? 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे में गुजरात के एक सुल्तान, सो कॉल्ड सुल्तान ने मांडू पर आया था। वो मांडू के सुल्तान का सहयोग देने के लिए, और मेदिनी राय के सहयोगी राजपूतों को 24 घंटे में 18,000 लोग मारे गए हैं। ऐसा चप्पे चप्पे में घटित हुआ है। ये तो मैं, आप इंदौर के पास बैठे हैं इसलिए मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं। मैं जहां बैठा हूं वहां के आसपास बहुत सारी कहानियां हैं। इस शो को जितने लोग जहां बैठकर देख रहे हैं,
आपके गांव में टूटी हुई मंदिर मूर्तियां और मंदिर के मलबों से खड़ी हुई बदशक्ल इमारतें क्या कुछ कहानी नहीं कहती हैं आपसे? कौन उनको तोड़ गया? किसने उनके चेहरे विकृत कर दिए? किन्होंने उसके मंदिर के मलबे से तमाम इमारतें खड़ी कर दी, मीनारें खड़ी कर दी? तो आपको वो कुछ कहती नहीं है क्या? वो बात करते हैं। प्रकाश जी, पत्थर खंडित हो या साबुत, झूठ नहीं बोलते हैं, इतिहासकार झूठ बोल सकते हैं। आपकी इस लड़ाई को, जो बात आपने लिखी, इतिहासकारों ने कोई जवाब दिया नहीं। इतिहासकारों ने आपकी बात का कोई जवाब दिया नहीं, और लोगों ने बहुत सारे तंज किए। लोग, अभी जो पोस्ट मुझे मिल रही है, दो तरह की चीजें हैं, लोगों ने बहुत सराहना की है। इसी कार्यक्रम में हमने मुकेश कुमार, गिरिदेश वशिष्ठ से बात की, कश्मीर के नेताओं से हमने बात की। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी एक पंथ को या विचारधारा को बढ़ाना नहीं है, लेकिन निष्पक्ष रूप से इतिहास पर बातें करना है। तो मुकेश कुमार से हमारी बात हुई कि उन्होंने शिवाजी के बारे में जो कुछ लिखा था, जो कहा था, राम पुनियानी नाम के एक इतिहासकार से चर्चा की थी। मैंने कहा कि आपने, राम पुनियानी ने शिवाजी की तुलना लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार से की, जबकि शिवाजी ने बहुत सारे प्रयोग किए थे। तो उन्होंने कहा कि ये राजाओं, ये हमें अधिकार है कि हम शिवाजी के काल की तुलना आज के काल से करें। तो तब कोई यूएन नहीं था, कोई संयुक्त राष्ट्र नहीं था, कोई चीजें नहीं थी। इस दौर में, ऐसे हालात में हमने उनकी बात भी सुनी, हमने आपकी बात भी सुनी, और बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। उन सवालों में बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो इस बात पर भी आपके बारे में भी तंज कर रहे हैं। हमारे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे कमेंट हैं, और जो आपका पत्र है, जो आपके लेख हैं, उसे, उस सब को इस पोस्ट के अंत में जो हमारे कमेंट बॉक्स उसमें मैं शेयर करूंगा, कि जो लोग पढ़ना चाहें। अभी कुछ तो मैंने शेयर किए हैं जो आपने लिखा है, लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर भारत में लोगों में जागरूकता क्यों नहीं आई। जो बातें आप में है, ये बात औरों के मन में क्यों नहीं आ रही। आप कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जिस तरह का इतिहास लिखा जाना शुरू करना था, वो नहीं किया गया, तो ऐसा क्यों? 1947 में जब आजाद भारत की सरकार बनी, आपने वो किताब पढ़ी होगी, दुर्गा दास नाम के एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हुए हैं, उनकी एक किताब है, इंडिया आफ्टर नेहरू एंड आफ्टर करजन एंड नेहरू, इस तरह का उसका टाइटल है। दुर्गा दास की किताब है। उसमें उन्होंने सोमनाथ के मंदिर के निर्माण के समय के कुछ लाइव फ्रेम लिखे हैं, और पंडित नेहरू की आपत्तियों के बारे में उन्होंने लिखा है कि किस तरह का पत्र व्यवहार, किस तरह का संदेश, आवागमन संदेशों का सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू के बीच में हुआ है। पंडित नेहरू सोमनाथ के मंदिर के निर्माण के पक्ष में नहीं थे, और उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया था। और यही नहीं, जब उस मंदिर का लोकार्पण होना था, तब पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां जाने वाले थे। उनके जाने के खिलाफ थे पंडित नेहरू। ये दुर्गादास ने लिखे हैं विवरण जी। अब आप ये सोचिए कि जो ये सोच, पंडित नेहरू वहां गए भी नहीं थे, सोमनाथ नहीं गए थे वो। अरे वो खुद तो क्या जाते, वो तो मंदिर के निर्माण के ही पक्ष में नहीं थे। और सरदार पटेल ने उनको ये जवाब दिया है कि गुलामी के कलंक को हम मिटाने जा रहे हैं भारत के सोमनाथ में, और एक पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं। हमारी नई पीढ़ियां हमसे क्या सीखेंगी? नेहरू तो वहां जाते क्या, वो तो इस निर्माण के ही पक्ष में नहीं थे। वो इस पक्ष में भी नहीं थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसका उद्घाटन करने जाएं या उसके किसी भी क्रियाकलाप में संलग्न हो। तो जब इस तरह का एक शुरुआत आजाद भारत कर रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि ये भारत क्या शुरुआत कर रहा था, ये किस दिशा में ले जा रहे थे। तो अब आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि इतिहास की इन सच्चाइयों को वो किताबों में लेकर आते? उनको तो मुगले आजम का एक सेट तैयार करना था। उनको तो मुगले आजम का एक गंगा जमनी प्रवाह जहां से दिखाई पड़े, गंगा जमनी संस्कृति का एक कुछ उद्गम जहां से दिखाई पड़े, तो उस तरह की कुछ नकली सेट उनको खड़े करने थे, आभासी भ्रम ऐसे सेट उन्हें खड़े करने थे। तो वो जो ऐसा इतिहास उनसे लिखवाया गया, और ताजमहल से कुतुब मीनार तक, भारत का मध्यकाल की दौड़ ताजमहल से कुतुब मीनार तक। अब चलिए कुतुब मीनार ही मान लेते हैं, चलिए वो दिल्ली में ही है, कहीं दूर नहीं है, हमारे पास में है, ठीक है।
तो आप जब कुतुब मीनार में जाएंगे, उसका एक एक पत्थर बात करता है, उन मंदिरों की बात करता है जिनको तोड़कर मीनार में जिसके मलबे का इस्तेमाल किया गया है। और कुव्वतुल इस्लाम नाम की मस्जिद, इस्लाम की कुव्वत, इस्लाम की ताकत जिसका टाइटल है, वो पहली मस्जिद जब बनाई गई, तो जब वो बन रही है और इल्तुतमिश 1206 एडी में दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद लाहौर में इल्तुतमिश की ताजपोशी होती है। इल्तुतमिश जब राजस्थान में सिवाना, रणथंभौर, इन इलाकों में जब लूट कर लौट रहा है, तो दिल्ली में बैठे हुए लोग लिख रहे हैं कि यहां पर मंदिरों को गिराने का काम पूरा हो गया है। आप वो कुतुबुद्दीन ऐबक की बनवाई हुई मीनार और ताजमहल, ये आपकी कुल जमा मध्यकाल की ग्लोरी है, और आपने पूरा एक मुगले आजम का सेट तैयार कर दिया, जिसने एक ऐसा परिवेश और ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करी जिसमें फिर हिंदी सिनेमा में मुगले आजम बनी, उसके बाद जोधा अकबर उन्होंने टिकाई अभी 20वीं सदी में। तो ये क्या हम अपने बच्चों को घुट्टी में पिला रहे हैं, कैसा इतिहास पिला रहे हैं, और सिनेमा में क्या चल रहा है, ये सारी एक इंटरकनेक्ट कड़ियां हैं आपस में जुड़ी हुई। तो उस समय हम कैसे सोच सकते हैं कि वो कोई सही चीज दिखाते, क्योंकि उनको चिंता अपने उस बैंक की थी जो वोटों के नाम पर उनका खाता खोल लिया था और उन्हें खुश रखना था। उन्हें ये लगता था कि अब ये बंटवारे के बाद जो लोग यहाँ रह गए हैं तो वो नाराज ना हो, वो गुस्सा ना हो, उनका प्रसन्न रहना सृष्टि के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो उनकी खुशी के लिए कुछ ऐसा लिखो जिसमें वो खुश हो जाएं। तो एक शायराना इतिहास लिखा उन्होंने। उस शायराना इतिहास की हकीकत में आप उस पर्दे को खींचकर, पर्दे को हटाकर जब आप पीछे जाएंगे, हकीकत में जाएंगे, सच्चाई में जाएंगे, असलियत में जाएंगे, तो एक दूसरी ही दुनिया आपको नजर आएगी। वहां पर एक दूसरी ही चीजें वहां चल रही हैं। वहां राजस्थान में आपको 10-12 जौहर और साका नजर आएंगे, ठीक है। वहां आपको जियाउद्दीन बर्नी और फखरे मुदव्विर जैसे लोग ये आचार संहिताएं बनाते हुए नजर आएंगे कि अगर दिल्ली की फौजों ने कहीं काफिर के किसी स्टेट में, किसी विलायत में, विलायत शब्द का प्रयोग करते हैं वो इलाके के लिए, अगर उनका कब्जा हो गया है तो वहां के काफिरों के साथ में क्या सलूक होना चाहिए, इसमें उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया ये आचार संहिताओं में। और उसके बाद दरबारों में उनकी उतनी बहस हुई है जितनी संसद में हमारी किसी मसले पे नहीं होती है। दरबारों में वो सारा डॉक्यूमेंटेड है, मैं कुछ अपने मन से एक शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूं। दरबारों में उनके डॉक्यूमेंट पर बहसें हुई हैं, वो सब कुछ भी दर्ज है, उन्होंने ही लिखा है, ये हमने नहीं लिखा है। आप पढ़िए सही, आप पढ़ेंगे, सच्चाई को जानेंगे, तो एक निष्पक्ष आपकी दृष्टि कायम होगी। अब उसमें किसी को अगर ये लगता है कि ये इनके विरुद्ध है या उनके विरुद्ध है, तो ये उसका दृष्टि दोष है, ये आपकी समझ का दोष नहीं है। मैं कहता हूं एक बात और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो 9 वॉल्यूम हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा अनुवादित हैं, जो समकालीन इतिहासकारों के द्वारा ही लिखे गए हैं, जो इनके ही तथाकथित सल्तनत और मुगल काल की असलियत को खोलने वाले हैं, उनका खुलासा करने वाले हैं, हमारी आंखें खोलने वाले हैं, ये दस्तावेज भारत के हर विश्वविद्यालय में, हर कॉलेज में, हर घर में, हर शहर की, गांव की लाइब्रेरी में पढ़ना अनिवार्य होना चाहिए था, एक बात। दूसरी बात, भारत के हर मदरसे में इसको पढ़ना जरूरी करना था, हर मदरसे में, ताकि वो बच्चे भी पढ़ें कि ये क्या हो रहा था उस समय। अब त्रासदी क्या हुई है आप ये देखिए, पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में जो उसने अपने बच्चों को पढ़ाई है, आप यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारी डिबेट और बहुत सारे लेक्चर आपको मिलेंगे। उसने, पाकिस्तान ने अपना अतीत, अपना आरंभ बिंदु, अपनी शुरुआत उसने मोहम्मद बिन कासिम से सिंध पर 1712 के बाद शुरू की है, कि मोहम्मद बिन कासिम के साथ ही पाकिस्तान की हिस्ट्री शुरू होती है, ठीक है। तो वो अपना पूरा एक अरब के हमलावरों से अपनी वल्दियत जोड़ रहे हैं। बल्दियत, अपनी वल्दियत कोई बदल सकता है क्या? लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा किया, एक दूषित इतिहास उसने 75 साल तक अपनी जनरेशन को पढ़ाया, और पाकिस्तान की जो पैदाइश है, पाकिस्तान का जो कुल जमा दुनिया को देन है। अब देख लीजिए, आप किसी को कुछ कहने की आवश्यकता है क्या? एक बात, अब भारत में, भारत के इतिहासकारों ने जो इतिहास की किताबें लिखी हैं, उसमें आप इस तथाकथित सल्तनत और मुगल काल को ग्लोरीफाई कर रहे हो, मतलब आपका बस नहीं चल रहा है, आप भी मोहम्मद बिन कासिम की तरफ ही हो।
तो आप इनकी सिमिलरिटी देखिए, आप इनकी समानता देखिए कि पाकिस्तान में वो मोहम्मद बिन कासिम से, उस अरब हमलावर से जिसने सिंध को बर्बाद किया, जिसने सिंध की पूरी हिस्ट्री को नष्ट कर दिया, और जो आज हम ये सारा कुछ देख रहे हैं उसकी पूरी आतंक की उपज है वो सारा। और भारत में जो इतिहास पढ़ाया गया वो भी लगभग उसी जन्म कुंडली के सारे गुण मिला लीजिए आप दोनों इतिहास लेखन की। तो आप जरा कल्पना तो करिए कि हम क्या अपने जेहन में उतारते रहे हैं, हम किस इतिहास को पढ़कर आगे बढ़े हैं। इन 75 सालों में हमारी 3 से 4 पीढ़ियां प्रशासनिक सेवाओं में चली गई हैं वही इतिहास पढ़कर, और वो जो वहां बैठी हैं बिल्कुल अपनी ठोस बुद्धि के साथ, वो सल्तनत और मुगल काल की महिमा में ही अपने आप को बिल्कुल चमत्कृत हैं। वो इस 3-4 पीढ़ियों में हमारी पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, हमारा पूरा समाज, हमारे बच्चे जो भी जहां पढ़कर जिन जिन विषयों में भी निकले हैं वो कैसा मानस बना के निकले होंगे। आज ये जो विरोध के स्वर हैं, आज इन विषयों पर अगर कोई उंगली भी रख दे तो ये जो एक जो प्रतिक्रिया पैदा होती है, तो आप जरा सोचिए कि ये क्या क्या कर डाला है हमने। इसके नुकसान की हम और आप कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसकी कोई गणना नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूं पत्र पर ना जाइए, हो सकता है मैं एक नादान इतिहास का अध्येता हूं और मैंने कुछ गलत पढ़ लिया होगा या गलत समझ लिया होगा। इन 30 सालों में 3 बार वो पूरे डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद, उन डॉक्यूमेंट में दर्ज उन स्थानों पर अनेक बार घूमने के बाद, ग्राउंड पर उस इतिहास को महसूस करने के बाद भी हो सकता है कि मुझसे गलती हुई हो। हम मनुष्य हैं, हम गलती के पुतले हैं, हो सकता है मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो। मेरा निवेदन आप सबसे यह है, आप उसको स्वयं पढ़िए, पूरे विवरण में जाइए, उसकी डिटेल में जाइए, उसके बाद आप अपने नोट्स बनाइए, अपने प्रश्न बनाइए। हो सकता है आपको सारे उत्तर वहां मिल जाएं। आप मेरे पत्र पे मत अटकिए, मेरी गलती हो सकती है, अगर मेरी गलती है तो इतिहास मुझे खारिज करेगा। क्यों आप चिंता करते हैं? जो इसको आलोचनात्मक दृष्टि से देख रहे हैं जो मेरे विद्वान मित्र। विजय जी, हमारे बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं, बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं। अगर आप चाहें तो उनकी जवाब देने की शुरुआत की जा सकती है। मैं जो बात बोलूंगा वो स्क्रीन पे भी आप पढ़ सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। राकेश अचल जी ने पूछा है कि भाई जी खुद इतिहास लिखकर गलतियां सुधार सकते हैं। तिवारी जी के प्रश्न आक्षेप हैं, क्या उन इतिहासकारों ने रिश्वत ली? अब ये प्रश्न, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। रिश्वत ली, मैं उस समय नहीं था, मैं उनके सामने भी नहीं था, लेकिन उन्होंने जो पढ़ा है वो आप भी पढ़िए। जो समकालीन इतिहास का मैं बार बार उल्लेख कर रहा हूं वो आप पढ़िए, उसके बाद आपको स्वयं उत्तर प्राप्त होंगे। आप मुझसे ये प्रश्न मत करिए। अभिषेक तिवारी जी हैं, अभिषेक तिवारी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको सवाल तो पूछने दो महाराज, वो किसी और की टिप्पणी पर टिप्पणी कर रहे हैं। अमिताभ जगदीश हैं, पत्रकार हैं, मुंबई में रहते हैं। उन्होंने लिखा कि इतिहास में बहुत कुछ गलत लिखा हुआ परोसा गया है। ये सही कह रहे हैं, मैं इतिहास का छात्र रहा हूं। एमए इतिहास के बाद मैंने समकालीन इतिहासकारों को भी खूब पढ़ा है और जाना है। हमारी सरकार गलत इतिहास पढ़ाती रही है जिसने भारत को बर्बाद करने, उसकी संस्कृति को मिटाने का काम किया है। ये बात कह रहे हैं, शायद आप ही की बात का समर्थन कर रहे हैं वो। एक और कमलेश पारे जी लिख रहे हैं कि आपका पत्र राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन चुका है। उन इतिहासकारों की क्या प्रतिक्रिया रही? मैंने पूरा पत्र पढ़ा है। क्या प्रतिक्रिया रही, ये कमलेश पारे जी जानना चाहते हैं। उनकी प्रतिक्रिया का तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इसी दौरान एक बड़ी रोचक घटना जरूर घटी। जब मैं इस पत्र लेखन की प्रक्रिया में था तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड, इन चारों राज्यों के राजनीतिक परिदृश्य को समझ लीजिए आप। इन चारों राज्यों के सहित लगभग 15 से 20 राज्यों के 125 प्रोफेसर्स ने, इतिहास के प्राध्यापकों ने, इतिहास विभाग में काम करने वाले हमारे गणमान्य प्रबुद्ध प्राध्यापकों ने एक वेबिनार का आयोजन किया। और उस वेबिनार में उन्होंने हरबंश मुखिया को आमंत्रित किया। हरबंश मुखिया की कुछ किताबें मेरे संग्रह में हैं। उनका व्याख्यान मैंने थोड़ा देर से सुना, उनकी लिंक मुझे बाद में मिली। ठीक है, आप 50 मिनट का हरबंश मुखिया का वो व्याख्यान पढ़िए। उस व्याख्यान में वो उनका पूरा चित्त, उनकी पूरी चेतना मुगल काल की ताजमहल से और बिल्कुल कुतुब मीनार के बीच में ही घूम रही है।
और वो इतिहास के पुनर्लेखन और पुनर्विचार की किसी भी संभावना के खिलाफ हैं। और सरकार अगर इतिहास को नए सिरे से कुछ देखने की जरूरत अगर कर रही है तो वो उसके खिलाफ है, खुलकर सरकार के खिलाफ खुलकर अपना उन्होंने स्टेटमेंट उसमें दिया है। उन्होंने मजाक उड़ाया है अखंड भारत की अवधारणा का, अखंड भारत की कल्पना का उन्होंने मजाक उड़ाया है। और ये कोई मैं 2014 के पहले की बात नहीं कर रहा हूं, ये अभी 1 महीने पहले इसमें 4 राज्यों का नाम मैंने विशेष रूप से लिया है जहां बीजेपी की सरकारें हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि कुछ अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, कहने और करने की आजादी नहीं है, इन प्रोफेसरों पे किसी ने शोकॉज भी नहीं किया है कि आप ये किनको बुला के बात कर रहे हैं, सरकार के नीतिगत निर्णय के खिलाफ आप जा रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को आप सुन रहे हैं तो हरबंश मुखिया मुगल काल के विशेषज्ञ इतिहासकार हैं, जिनसे मैंने ये प्रश्न किए हैं, जिनकी तरफ उसके वो प्रतिनिधि इतिहासकार हैं। हरबंश मुखिया मुगल काल की पूरी महिमा को उन्होंने बिल्कुल जैसे तुलसी ने राम की महिमा को रामचरितमानस में गाया है, ऐसा इन लोगों ने इनमें गाया है अपनी किताबों में। और ये मुगलों को कहते हैं कि ये बिल्कुल असली राष्ट्र निर्माता ये हैं, इससे आगे देखते ही नहीं है। इनकी आंखें 12वीं सदी तक जाकर अटक जाती हैं, इनके पूरे चेतना जो है वो हिजरी कैलेंडर के इधर उधर जाती नहीं है। आप सुनिए उनको। अभी मैंने आपके अभी कमेंट बॉक्स में थोड़ी देर पहले देखा कि उसकी लिंक किसी ने डाली है, प्रकाश जी, हरबंश मुखिया के उस वेबिनार के 50 मिनट के व्याख्यान की आप सब सुनिए। और अभी जो अमिताभ जी ने जो कमेंट किया है वो इतिहास के विद्यार्थी हैं। मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं, मैंने एमए इतिहास में नहीं किया है, मैं गणित में एमएससी हूं। लेकिन पिछले 30 सालों से मैं ऐसा दिन नहीं गया है जब मैंने इतिहास की कोई किताब ना पढ़ी हो। और रियल टाइम जब डॉक्यूमेंट मैंने देखे तब मैं बेचैनी से भरा। और मैं अपने देश के बारे में अगर मुझे अपने ही आदरणीय इतिहासकारों से प्रश्न करने का, उन्हें चिट्ठी लिखने का अधिकार नहीं है तो इस देश के लोकतंत्र को धिक्कार है। कमलेश पारे जी पूछ रहे हैं क्या भारतीय इतिहास परिषद से कोई प्रतिक्रिया आई है? मुझ तक तो नहीं आई है, लेकिन मुझे पता चला और मुझे कुछ लोगों ने ये लिंक भेजी है कि मेरा जो पत्र है और मेरी जो पोस्ट है वो देश भर के कई ग्रुप्स में, कई फेसबुक पृष्ठों पर बहुत सारे लोगों ने उसको शेयर किया है, उस पत्र को शामिल किया है। और उसमें हजारों की तादाद में टिप्पणियां जरूर आई हैं, लेकिन अब मैं उनमें से बहुत लोगों को मैं जानता नहीं हूं कि कौन उसमें इतिहासकार हैं और कहाँ किसी परिषद में निश्चित रूप से वो होंगे। अगर वो कोई उत्तर देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे सुधारने में मदद होगी, क्योंकि पत्र लिखकर तो मैंने हो सकता है वो गलती प्रकट कर दी है। मेरे जैसे हजारों लोग होंगे जिनकी गलती सुधरेगी। अगर ऐसा कोई आत्मज्ञान उनको प्राप्त हो, ऐसा कोई दृष्टि, दिव्य दृष्टि उनको प्राप्त हो कि मध्यकाल के जिस इतिहास के तथाकथित सल्तनत काल और तथाकथित मुगल काल पर मैं प्रश्न कर रहा हूं कि ऐसा कोई है ही नहीं, वहां आक्रमणकारियों के कब्जे हैं, एक दूसरे के कत्लेआम हैं, क्राइम है, हिंदुस्तान को रौंदने की दर्दनाक कहानियां हैं। वो कोई साम्राज्य गठन नहीं है। साम्राज्य गठन होना अगर ऐसा होता है तो ऐसे साम्राज्य से हम सबको अल्लाह बचाए। एक और सवाल है महेंद्र सांघी जी का, उस पूरे पत्र को कहां देखा जा सकता है? उस पत्र का लिंक मैं इस कार्यक्रम के बाद इसी पोस्ट के नीचे डाल दूंगा। अमिताभ जगदीश जी ने फिर पूछा है कि क्या उन हबीब महोदय ने पत्र पढ़ा? वही बात है जिस बारे में हम बात कर चुके हैं। चेतन जोशी जी कह रहे हैं तिवारी जी आपका पत्र पढ़ा, थोड़ा बड़ा था परंतु सटीक और उपयुक्त था। आपका धन्यवाद इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षण के लिए। पर जैसा कि विदित है, आम नागरिक इतिहास को उसी तरह समझता है जैसा कि उसे समझाया जाता है। राकेश अचल जी एक वरिष्ठ पत्रकार है, वे पूछ रहे हैं तिवारी जी ने दुनिया घूमी है, वे दोनों इतिहास लेखकों से सीधे मिलकर अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। वे इतिहास की तुलना शोले फिल्म से कर रहे हैं, आप चर्चित हो सकते हैं ऐसा करके। इतिहास कोई राजपत्र नहीं, वे नया इतिहास लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? कई लोगों ने ऐसा कहा कि अगर मैं इतिहास को इतना ही जानता हूं तो मुझे कोई किताब लिखनी चाहिए। तो मैं आज आपके सामने ये बता देता हूं कि मैंने किताब पहले लिखी है और खत बाद में लिखा है। और मेरी वो किताब दिल्ली पर 12वीं सदी में विदेशी आक्रमणकारियों के कब्जे के बाद के 200 साल का जो पहला फ्रेम है, जब
तैमूर लंग का दिल्ली पर हमला होता है 1398 में, 1398 एडी में, 1398 एडी में, तब तक दिल्ली पर विदेशी आक्रमणकारियों को कब्जा किए हुए 200 साल का पूरा समय हो चुका था। इन 200 साल की में 50 ऐसी कहानियां जो हमारी पुस्तकों से, हमारे पाठ्यक्रमों से, हमारे स्कूल कॉलेज की पूरी अध्यापन की प्रक्रिया से और हमारी स्मृतियों से लुप्त हैं, गायब हैं, पता ही नहीं है कि ये ऐसा घटा है। उन 200 सालों की 50 एक्सक्लूसिव स्टोरी, बिल्कुल अनकही कहानियां, अनजानी कहानियां, अनछुए विवरण, इन ऐतिहासिक दस्तावेजों के ही हवाले से, अपने मन से नहीं, कोई टीका टिप्पणी भी नहीं, बिल्कुल जस का तस, लेकिन ऐसी भाषा में कि जो व्यक्ति, ज्यादातर लोगों का, जैसा कि हमने कहा कि इतिहास में बहुत कम लोगों की अभिरुचि है, बहुत रुचि नहीं है लोगों की, तो एक सामान्य सा व्यक्ति जो पान की दुकान चला रहा है, जो कहीं किसी आईटी कंपनी में बैठा हुआ है, किसान है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो उस आसान भाषा में उसको पढ़ सके कि हमारे अतीत में हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने क्या कुछ भोगा भुगता है, वो उनको पता चल जाए कि ये 50 कहानियां हैं। असलियत वो आपको इन लोगों के लिखे हुए इतिहास में उनके कहीं विवरण नहीं है। वहां मुगले आजम के चमकदार सेट सजे हुए हैं उन इतिहास की किताबों में, वो दोनों ही हमारे पास हैं, सबके पास हैं, बाजारों में उपलब्ध हैं, देखिए, पढ़िए। विवेक वर्धन श्रीवास्तव लिख रहे हैं, डॉक्टर विवेक वर्धन श्रीवास्तव, बहुत गंभीर मुद्दा उठाया, इतिहास से छेड़छाड़। दुष्यंत सेवक जी कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे तत्कालीन सरकारों का भी हाथ रहा हो, और अगर ऐसा है तो उन्हें इससे क्या फायदा हुआ होगा? देखिए, अब जहां तक फायदे की सवाल है तो ये बात तो सही है कि इस तरह का जो मिलावट अगर की गई है तो वो किसी ना किसी इंटेंशन से की गई है। जब भी सरकार के प्रश्रय में कुछ भी होता है तो वो बिना इंटेंशन के कुछ नहीं होता है, उनकी कोई ना कोई इच्छा होती है, कोई ना कोई गणित होते हैं लाभ के, शुभ के। इसमें हम साफ समझ सकते हैं कि जो तुष्टीकरण की राजनीति भारत में चली है उसके अनेक आयाम हैं। उसमें एक आयाम यह भी है कि इतिहास के जरिए खुश किया जाए, ऐसे विवरण सामने ही न लाने दिए जाएं जिस पर किसी को कोई आपत्ति हो, गुस्सा हो, जिनकी कोई आलोचना हो, या जिसमें किसी का लगता हो किसी को कि ये आहत करने की कोशिश हो रही है। तो ये तो साफ जाहिर है, इसमें अब कोई कुछ बचा नहीं है जानने के लिए। ये बहुत बिल्कुल पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर है, साफ है ये कि ये क्यों किया गया ये। लेकिन उसका भी फायदा क्या हुआ? आप 50-60 साल तक सत्ता पे लदे रहे और एक दिन भारत की जनता ने आपको कचरे की तरह साफ कर दिया। आपको साफ कर दिया, आपको मिला क्या? इसका हासिल क्या हुआ? इसका हासिल, आपने 50-60 साल एक छत्र सत्ता पर राज किया होगा, लेकिन हमारी 4 पीढ़ियों का दिमागी तौर पर उनको भ्रष्ट कर दिया आपने। अब आप नए सिरे से लिखेंगे, फिर उसको लोग पढ़ेंगे और 25 साल में जाकर एक पीढ़ी खड़ी होगी जो अपने भारत के असली इतिहास को समझेगी। अगर हम पूरी 100% ईमानदारी से ये काम निष्ठा से कर पाते हैं इसके असली इतिहास के लेखन का। दुष्यंत सेवक जी कह रहे हैं, आपके रूपक की तारीफ कर रहे हैं। मुकेश मिश्रा, डॉक्टर मुकेश मिश्रा भी तारीफ कर रहे हैं, लिख रहे हैं जोरदार। और अवनीश जैन लिख रहे हैं कि लेकिन सिर्फ सूचना आयुक्त बनने के बाद ही यह सब क्यों याद आया, कहीं कुछ और भी एजेंडा है क्या आपका? नहीं, आप देखिए प्रकाश जी, इस बात के गवाह आप हैं। आप इस बात की गवाही देंगे कि भोजशाला के आंदोलन को कवर करते हुए धार की भोजशाला, मध्य प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनको धार के बारे में पता होगा, धार में जो लोग रहते हैं उनको कम से कम भोजशाला के बारे में कुछ पता होगा, मालवा के लोगों को। उस दौरान मैंने जो कुछ लिखा है, ये आज पत्र आ गया तो कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई रात को अचानक सोकर उठा और सुबह मेरी और कुंडलिनी जागृत हुई और मैंने आचार्य इरफान हबीब को कोई पत्र लिख दिया। ये ऐसा नहीं है। मैं 30 वर्षों से निरंतर इस विषय में गति कर रहा हूं और मेरा लगातार लेखन है। ये जो पुस्तक अभी आने वाली है अगले 4 महीने में आपके हाथ में, हिंदी एडिशन उसका आ जाएगा, तो ये कोई अचानक नहीं है। एक किताब लिखने की एक ऐसे विषय पर जिसमें भारत के इतिहास को मैं बात कर रहा हूं, तो ये कोई ऐसी मजाक का विषय नहीं है जो मैं कोई कहानी का संग्रह लिख दूं, किसी कल्पना लोक में जाकर किसी साहित्यकार की तरह, किसी कल्पनाशील साहित्यकार की तरह मैं कोई कहानी संग्रह या उपन्यास कविता लिख दूं। ये ऐसा विषय नहीं है। मैं 30 साल से निरंतर इसमें काम कर रहा हूं और सारे कोने, सारे आयाम देखने के बाद जब मुझे लगा कि ये ब्लंडर हुए हैं हमारे साथ, ये धोखेधड़ी है हमारे साथ में,
तो मैं लिख सकता हूं, मैं कर क्या सकता हूं? आप एक पत्रकार हैं, आप लिख सकते हैं। आप प्रकाश जी, आपके पास ये माध्यम है, अपने चैनल पर आप ये विषय चर्चा के लिए ले सकते हैं। तो जो जिस रोल में है, जिसके पास जो जो क्षमता है, उस क्षमता में वो काम कर सकता है। वो आप कर रहे हैं, वो मैं कर रहा हूं, सब कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। मैंने कहा कि मेरे पत्र पर मत जाइए, आप, हम यही हैं, आप सब यही हैं, आप उन विवरणों में जाइए, अगले 4-6 महीने का समय निकालिए और पूरे रियल टाइम डॉक्यूमेंट जो लिखे गए हैं वो पढ़िए। उसके बाद हम सब बैठकर, मैं आपके साथ बैठकर फिर बात करना पसंद करूंगा। मैं समझता हूं कि अगर हम इस प्रक्रिया से आगे बढ़ेंगे तो कुछ सच्ची चीजों तक हम जाएंगे, बिना विवादों में जाए। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे यहाँ कि जब भी आप किसी ऐसे विषय को लेंगे तो विवाद पहले बिल्कुल एक अंधड़ की तरह आपके आसपास आ जाएंगे, एक अंधड़ की तरह आपके पास आ जाएंगे, और विवाद आ रहे हैं, आप चुप हो जाए, आप खामोश हो जाए। दिलीप लोकरे जी कह रहे हैं, धन्यवाद, जोरदार उन्होंने कहा है। दिलीप जी को बहुत बहुत शुक्रिया। और जो बात आपने कही थी 1 मिनट पहले, वही बात राकेश अचल जी कह रहे हैं कि इस पत्र के पीछे का मकसद साफ है, ये एक मिशन का हिस्सा लगता है, ध्वनिया साफ है। जो बात आप कह रहे थे वही बात है। राकेश जी के नाम में ही अचल लगा हुआ है, वो अचल ही है, अपनी अपनी मान्यता पर अडिग ही रहेंगे, वो पढ़ेंगे नहीं। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मेरे पत्र पे मत अटकिए, मेरे बारे में कोई निष्कर्ष मत निकालिए। हमारी तो जिंदगी क्या है, 60, 70, 80 साल जिएंगे और मर जाएंगे। हमारे क्या, हम क्या हासिल कर लेंगे? लेकिन आप उसको पढ़िए ताकि आप अपने बच्चों को बता सकें सच्चाई को। अचल मत रहिए, चलिए देखिए, आगे बढ़िए। आलोक तिवारी जी कह रहे हैं, स्कूल में जब अकबर, औरंगजेब, जहांगीर पढ़ाएंगे तो आज की पीढ़ी कैसे पहचानेगी वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप आदि का इतिहास? आप ही की बात से इत्तेफाक रखते हैं। बाबू सिंह जी रघुवंशी हैं। तिवारी जी बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय प्रकाश जी, यह कार्यक्रम रिकॉर्ड हो रहा है, इसे पुनर्प्रसारित करें और अपनी फेसबुक पर डालें। जी हाँ, आप हमारे, यह कार्यक्रम फेसबुक पर हो रहा है, मेरे फेसबुक पेज पर भी हो रहा है, इसके अलावा लिंक्डइन पर हो रहा है, यूट्यूब पर भी यह प्रसारित होगा, डेली हंट पे भी आप इसे देख सकेंगे, और पॉडकास्टिंग के रूप में, क्योंकि हमारी शक्ल कोई ऐसी नहीं कि उसे देखी जाए, लेकिन हमारी बातें आप सुन सकेंगे पॉडकास्टिंग के रूप में, तो वो भी होगा। उन सब के लिंक मैं यहाँ दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू सिंह जी। मुकेश मिश्रा कह रहे हैं कि भोगा हुआ सच है, और प्रदीप जैन कह रहे हैं कि जियो विजय जी, आपके लिए जियो। प्रदीप जैन जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अमिताभ जगदीश लिख रहे हैं, टांट्या भील जैसे नायकों को क्यों नहीं इतिहास की बुक्स में लाया गया? मध्य प्रदेश के ही निमाड़ अंचल की बात है, ये बात वो कह रहे हैं। राकेश अचल जी फिर आए हैं, उन्होंने कहा, पंडित जी ने कुछ भी नया उद्घाटित नहीं किया, हम सब इन तथ्यों से वाकिफ हैं, हम सब पंडित जी के नए इतिहास की प्रतीक्षा करेंगे। सतीश जोशी जी संपादक हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, वो आपकी वार्ता की सराहना कर रहे हैं। सतीश जोशी लिख रहे हैं कि दुर्गा दास की किताब जरूर पढ़ूंगा। और राकेश अचल जी फिर कह रहे हैं, खुल गया रंग, ये नेहरू विरोधी मुहिम का हिस्सा है और कुछ नहीं। तो बधाई हो, आपका रंग खुल गया है विजय जी। ब्रजेंद्र पांडे जी कह रहे हैं, प्रकाश जी आपको साधुवाद इस कार्यक्रम के लिए। आप आमंत्रित कीजिए इरफान हबीब और रोमिला थापर को अपने कार्यक्रम में, नहीं आते हैं तो उसे भी प्रसारित कीजिए, और चर्चा, आज की चर्चा को सोशल मीडिया पर वायरल भी कीजिए। जी, मैं कोशिश करूंगा कि इरफान हबीब साहब और रोमिला थापर जी हमारे इस कार्यक्रम में आए, मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा। ब्रजेंद्र पांडे जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सुझाव दिया। दुष्यंत सेवक जी कह रहे हैं, इससे उन्हें क्या फायदा होना था? विजय जी। मैं समझता हूं इस पूरी चर्चा में बहुत सारे बिंदु ऐसे आए हैं जिनमें इन प्रश्नों के उत्तर हैं। किसको फायदा था, किसको नुकसान था, किसकी क्या नीयत थी, उसके क्या नतीजे हुए, इसमें बहुत अब लंबी चर्चा का अब ये विषय नहीं है। और सबकी नीयत और नीति अब एकदम साफ है, बिल्कुल साफ है, आईने की तरह। अमिताभ जगदीश कह रहे, दुर्गा दास जी की किताब मैंने पढ़ी है, उस किताब को पढ़कर कुछ समझा जा सकता है। सतीश जोशी जी लिख रहे हैं कि नेहरू का कच्चा चिट्ठा भी खोला जाना चाहिए।
एक बहुत दिलचस्प पत्र आया है हेमंत मालवीय जी का। हेमंत मालवीय जी बहुत सक्रिय हैं। उन्होंने कहा, बकवास, सभी राजा चाहे हिंदू हो या मुस्लिम सभी लुटेरे ही होते थे। गड़ियों किलों से किराए के सिपाही लेते और सुंदर औरतों को उठा के ले जाते, लूट का माल बांटते थे। इन तिवारी साहब को बेहतर होता अगर पुराने इतिहासकारों का भरोसा नहीं तो नेटफ्लिक्स पे वाइकिंग, मार्को पोलो तो देख लेते। ये चारण भाट की लिखी बातों का संदर्भ देकर गाइडों की कहानियों को सुनकर बेवकूफी भरी बातें कर रहे हैं, अपना राजनीतिक प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हैं, मौके हालात का फायदा उठा रहे हैं। किसी की लिखी बातों को जब भरोसा, बस इतना ही लिखा है। अगर आप कुछ कहना चाहें तो कहें, ना कहना चाहें तो आपकी इच्छा। नहीं, ये व्यक्तिगत इसमें मैंने कहा कि किसी को मेरे पत्र पे मत अटकिए, आप ना मुझ में अटकिए। हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम बहुत छोटे से जीवन काल के लोग हैं, 70-80 साल में अपनी उम्र पूरी करके जाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन भारत की एक लंबी यात्रा है अतीत की, भारत की एक लंबी यात्रा है भविष्य की। जिस तरह से हमने भोगा है, जो भुगता है भारत में, भारत के इतिहास में, मध्यकाल के इतिहास में, भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। हम अगर अतीत से सबक लेकर अपने वर्तमान को गढ़ते हैं तो हम उस वर्तमान को गढ़ते हैं जिससे एक अच्छा भविष्य बनाते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें कहीं हमें लगता है कि कोई कमी छूट गई है तो उसकी तरफ ध्यान दिलाने का सबका अधिकार है, आप उनके अधिकार को छीन नहीं सकते। ये सब व्यक्तिगत बातें करना, लांछित करना, ये इसमें मैं आने वाला नहीं हूं। आप कुछ भी कहते रहिए, मैं आने वाला नहीं हूं। ये उकसाने वाली बातें हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 कौड़ी के कमेंट है ये। राकेश अचल जी कह रहे हैं कि मध्यकाल के इस कथित सेट को ढा दीजिए ना। अब तक सरकार क्या कर रही थी? शायद जो काम इरफान ने किया वही अब की सरकार के लिए पंडित जी कर रहे हैं। हेमंत मालवीय ने फिर कहा कि जैसे कि आज की जा रही है वाली जो बात उन्होंने। कमलेश पारे ने लिखा कि श्री मेवाराम का लिखा हुआ एक उपन्यास दारा शुको भारतीय ज्ञानपीठ ने प्रकाशित किया है, वह भी अपने आप में इतिहास है और शिवाजी सावंत का छावा भी हम सबको पढ़ना चाहिए। राकेश अचल जी ने फिर कहा है कि दुर्भाग्य यह है कि लेखक इरफान हबीब है, ये अगर कोई पंडित जी या भागवत जी होते तो सब विश्वसनीय लगता। प्रकाश जी, राकेश अचल जी जो हैं वो इसी डिबेट के दौरान अपने कमेंट बॉक्स में ही और अचल होते जा रहे हैं। वो मैं कह रहा हूं कि चलिए आगे बढ़िए, देखिए, हिलिए, उठिए, पढ़िए, लेकिन वो वहीं अचल से अचल और अचलतम होते जा रहे हैं। दिलीप लोखरे लिख रहे हैं, इतिहास हमेशा शक्तिशाली लिखता है, क्या आपको लगता है कि वह शक्ति अभी है? खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। कमलेश पारे फिर आए कि भारत के इतिहास पर बात करने का अधिकृत मंच भारतीय इतिहास परिषद है, क्या आप यह पत्र उस परिषद को भी भेजेंगे? वह परिषद इतिहास अध्यापन के मापदंड भी तय करती है। वैसे ये पत्र अब तक उनके पास नहीं पहुंचा होगा ऐसा मैं नहीं मानता हूं, लेकिन आपने अच्छा ध्यान दिलाया। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनसे भी एक निवेदन करूं, मेरे जो जिज्ञासाएं हैं मैं उनके सामने रखूं, मेरे जो बिंदु हैं मैं उनके सामने रखूं और उनसे अपेक्षा करूं कि वो कुछ सच कहें इसके बारे में, जो शंकाएं हैं, जो जिज्ञासाएं हैं, जो पब्लिक डोमेन में है, डिबेट में है। पंकज चतुर्वेदी जी लिख रहे हैं कि तिवारी जी के लाभ और स्वार्थ भी हैं, तो आपके क्या लाभ हैं और क्या स्वार्थ हैं? मुझे एक ज्योतिषी की तलाश थी जो मेरे बारे में कुछ उद्घाटित करे। लगता है पंकज जी एक अच्छे ज्योतिषी हैं जो चेहरा देखकर बता सकते हैं। रवि अत्रोलिया जी रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों कह रहे सत्ताधारी अपने हिसाब से इतिहास लिखवाते हैं, यह कहां तक सत्य है? ये बात कहां तक सत्य है कि इतिहास जी? हाँ, ठीक बात है, सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। जो मध्यकाल का भारत का लिखा हुआ इतिहास है वो तो सारा यही चीख चीख कर कहता है, इसमें कोई खोजने वाली बात नहीं है कि हमको कहीं पुरातात्विक खुदाई करनी पड़े जिसमें से ये सच सामने आएगा। दुष्यंत सेवक जी कह रहे हैं परंतु अगर वोट बैंक की बात की जाए तो क्या तत्कालीन सरकार को सिर्फ
इसी आधार पर वोट मिलते रहे हैं। क्या मुस्लिम वोट ही सरकार बनाते रहे हैं, जबकि उनकी जनसंख्या तो 20% तक रही है। इसके एनालिसिस तो राजनीतिक विशेषज्ञ बताएंगे, लेकिन हाँ एक ये आसान आश्वासन तो रहा ही है ना। ये सारे जी आप पॉलिसी मैटर्स में देख लीजिए, आप सारी सारी नीतिगत निर्णयों में जो पिछले 70-60 सालों में जो कुछ भी हुआ है, वो आप सब हाँ। देख लीजिए अपने सामने। उसमें कहीं कोई, अब मैं उसका कोई उत्तर दूं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। राकेश अचल जी धन्यवाद कह रहे हैं कि कार्यक्रम में शामिल हुए, हम दोनों का धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं। अब श्याम बाबू ने पूछा नए इतिहास का सोर्स क्या होगा। जो बातें हम कर चुके हैं, मेरे ख्याल से हम इस पर कर ही चुके हैं। बालकृष्ण मूले जी हैं, खबर नवीसों के खान से कुछ हीरे मोती चुनने का काम इन दिनों आदरणीय प्रकाश हिंदुस्तानी जी बखूबी कर रहे हैं, हमारे सहकर्मी रहे हैं। क्या कहा जाए, हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मूले जी, जर्रा नवाजी का शुक्रिया, आप का बहुत बहुत आभार। कौस्तुभ श्रीधर शंकर धन्यवाद दे रहे हैं हमें इस कार्यक्रम के लिए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दुष्यंत सेवक जी भी धन्यवाद दे रहे हैं। विजय जी 1 घंटे से अधिक हो चुका, हमें 1 घंटा 6 मिनट हो चुके हैं, हमें यह कार्यक्रम अब समाप्त करना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाला, हमसे बातचीत की और इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। हमें अभी भी हमारे दर्शकों के सवाल मिल रहे हैं, मैं उनका आभारी हूं। अब उन्हें और शामिल करना संभव नहीं होगा, लेकिन एक बात तय है कि आपने जिस उत्साह से इस विषय में रुचि ली है वो हौसला बढ़ाने वाली है। आप इस कार्यक्रम को फिलहाल फेसबुक लाइव, फेसबुक प्रोफाइल और लिंक्डइन पर देख रहे हैं। जल्दी ही कुछ देर बाद आप इसे यूट्यूब पर देख पाएंगे और यूट्यूब का लिंक आप डेली हंट और दूसरे ऐप पर भी पाएंगे। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी अगर आप जुड़ना चाहें तो मुझे सूचित करें। इसके अलावा इस पूरी बातचीत का पॉडकास्ट भी आपको देर रात तक उपलब्ध होगा। हमारी टीम इस कार्य को कर रही है, ये बाकी कार्य जब तक होंगे तब तक ये कार्य हो जाएगा। एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें हमारी बातें सुनी, धन्यवाद। हम अगर आप YouTube पर इस कार्यक्रम को देखेंगे तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।